चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कितना मुश्किल होता है, इसकी परीक्षाएं कितनी कठिन होती हैं। आज इन सभी विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुरुआत करते हैं। सर, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जो 10वीं क्लास का लड़का होता है या जो 9वीं क्लास का लड़का होता है, कौन सी क्लास में बच्चों को अपने करियर को लेकर एकदम सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ज़्यादातर स्टूडेंट एक मास्को की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हर स्टूडेंट भारत में हर एक घंटे में सुसाइड कर रहा है जी। उसकी वजह यह है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सा कैरियर चुनना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं। अचानक दूसरों की देखा देखी वो कुछ कैरियर अडॉप्ट कर लेते हैं और पता लगता है, फिर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। समय के बाद जब एग्ज़ाम सफल नहीं होते तो स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है, दोस्तों से स्ट्रेस होने लगता है, समाज से स्ट्रेस होने लगता है, फैमिली से प्रेशर आने लगता है। तो प्रेशर होते होते एक स्टूडेंट सुसाइड तक के बारे में सोचने लगता है। तो जहाँ तक मैं स्टूडेंटों के साथ रहता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, तो मेरा मानना है कि जब स्टूडेंट 9वीं क्लास से जब 10वीं में आता है और 10वीं में जब वो अपनी स्टडी शुरू करता है, उसी समय उसको कैरियर के बारे में चुनाव करने का समय बनता है सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में कोई स्टूडेंट अगर मोबाइल खरीदने जाता है या आप कार खरीदने जाते हैं या मकान खरीदने जाते हैं, तो आप कितना एनालिसिस करते हैं, कितना आप समय देते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को कहीं शॉप की दुकान पर देखा है, मोबाइल खरीदते बोलते सर हमको इसमें ये फीचर भी चाहिए, हमको रिकॉर्डिंग भी चाहिए, डाटाबेस कितना है, जीबी कितना है, कितना फास्ट चलेगा, इतनी सारी डिटेल अनुभव होने के बाद वो उस चीज़ को खरीदते हैं। जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट कैरियर के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला होता है कैरियर, क्योंकि उसी से आपकी ज़िंदगी बनेगी, उसी से आपका परिवार बनेगा और आने वाली आपकी पीढ़ियाँ जो हैं उसी पर निर्भर करेंगी। तो क्यों ना हम कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और सही चुनाव करें सर। तो मेरा मानना है 10वीं क्लास से स्टूडेंट को शुरुआत कर देनी चाहिए अपने कैरियर चुनाव के लिए। जी सर, हम बातचीत कर रहे थे 10वीं क्लास के आसपास बच्चे को अपने करियर को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रास्ता चुना, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, उसके लिए कौन सी ब्रांच लेनी पड़ती है और उसमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है दुबे जी। 10वीं क्लास में जब रिजल्ट आता है सर माफ़ कीजिएगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। जी सर, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना यह चाहता हूँ कि बच्चों के जो कैरियर चुने जाते हैं उसमें माता पिता की किस हिसाब से भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि कोई पड़ोस का बच्चा कोई दूसरे अच्छे कार्य के लिए कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो कहते तुमने वो क्यों नहीं किया, और उसमें अपना टैलेंट है नहीं, तो वो निराश होकर के दुर्घटना का शिकार हो जाता। तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? जी सर का सवाल बड़ा अच्छा था कि वो बच्चे एक बच्चे के करियर सिलेक्शन में उसके माता पिता की कितनी भूमिका होनी चाहिए। पहला सवाल तो सर का ये था। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके इस प्रश्न का जो मैं उत्तर देने जाऊंगा, इससे कई माता पिता बहुत ही प्रभावित होंगे। देखिए, वो पेरेंट जो कि जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उन बच्चों को काफ़ी परेशानी होती कैरियर का चुनाव करने में, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है जी। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल में है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या उनके माता पिता ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या किसी प्रोफेशनल में वो संलग्न हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पिता उनको एक गाइडेंस देता है कि आप जो प्रोफेशन में मैं हूँ, आप उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लें और उस अडॉप्ट करने के बाद आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि ऐसे माता पिता जो कि ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है, वो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को अगर वो सही मार्गदर्शन देते हैं तो मैं अक्सर इस बार की सलाह देता हूँ। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर डेंटल, जिनसे मैं इलाज कराने जाता हूँ, तो वो काफ़ी परेशान थे। उनका बेटा मेरे ऑफिस में आया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने जो मेरे पापा हैं डेंटल, मैं नहीं चाहता कि मैं डेंटिस्ट का काम करूँ और मैं चाहता हूँ कुछ और कैरियर अडॉप्ट करूँ। तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि मैंने कहा देखो, अगर आप वही कैरियर का चुनाव करते हो जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो आपके पापा कर रहे हैं, तो इसमें आपको कई सहूलियत मिलेंगी। सबसे पहला फ़ायदा तो ये मिलेगा, आपको आपके फादर का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बने बनाए क्लाइंट्स मिलेंगे। तीसरा ये मिलेगा, जब आप फादर के साथ उस प्रोफेशन में आप हाथ बटाएंगे तो अपने फादर को जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको साक्षात देंगे। तो मैंने उस लड़के को काफ़ी समझाया, मैंने कहा देखो, आपके फादर ने क्लाइंट बनाए, इतने सारे पेशेंट्स बनाया है, 2 मंजिला उन्होंने फ्लोर बनाया है क्लिनिक का। अगर मान लो आप इस प्रोफेशन के अलावा किसी और प्रोफेशन में जाते हो तो आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी जो आपके फादर ने की। तो क्यों ना आप इसी प्रोफेशन को अपनाओ, और इस प्रोफेशन अपनाने के बाद जो आपके फादर ने 1 मंजिला बिल्डिंग बनाई, आप उसे 2 मंजिल बनाई, 3 मंजिल बनाई, 4 मंजिल बनाई है। तो सवाल ये उठता है कि वो पेरेंट जो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है,
अगर वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे पाते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। और अक्सर कैरियर काउंसलिंग जब मैं किसी बच्चे का करता हूँ तो मैं उनसे यही बात मैं पूछता हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो उनके पेरेंट्स जो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में एक माता पिता की भूमिका एक दोस्त की तरह होनी चाहिए। जी सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ऋषि मोहन जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, अपना सवाल पूछिए। सर, ये जानना चाहता हूँ कि ये अच्छे कैरियर के लिए हमारे युवा क्या तैयारी करें, कैसे करें कि अच्छा उन्हें प्रोफेशन मिल जाए। जी, कई बार सर 10th में आने के बाद परीक्षाएं रहती हैं, उन परीक्षाओं में से कोई एक अपने को स्ट्रीम मिलती है, तो उसकी तैयारी किस प्रकार करें कि मनचाही स्ट्रीम मिल जाए? देखिए, ये जो प्रश्न किया है सर ने, ये बहुत ही गजब का प्रश्न है। गजब का इसलिए है कि अभी मैस्को की रिपोर्ट आई थी। इस मैस्को की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर साल हमारे युवा 3 लाख ग्रेजुएट्स होते हैं, बनते हैं 3 लाख, लेकिन उस 3 लाख में से केवल 35% ही काम के लायक होते हैं, बाकी 65% लोग काम के लायक नहीं होते। वजह क्या है? क्योंकि जब वो 10वीं क्लास में होते हैं, सर आप भी 10वीं क्लास पढ़े, हमारे दर्शकों में बहुत से स्टूडेंट 10वीं क्लास पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ चुके होंगे। जब 10वीं का रिजल्ट आता है और जिस दिन पहली बार रिजल्ट आता है उस दिन स्टूडेंट के परसेंट डिसाइड करते हैं वो क्या करेगा। तो सब लोग ज़्यादातर स्टूडेंट जो 80%, 70%, आजकल 80%, 70% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट अपने आप के कॉलर ऊंचा करने के लिए मैथ साइंस की तरफ चुनाव करते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो मैथ साइंस की तरफ चला जाता है। और जब मैथ साइंस की तरफ चला जाता है, जो बहुत स्टूडेंट जो अपने आप को कमज़ोर पाते हैं वो स्टूडेंट कॉमर्स की तरफ रह जाते हैं। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन करके जब इंजीनियरिंग पढ़ाई करके वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है हर साल हमारे ऐसे 5 लाख इंजीनियर भारत में बन रहे हैं और उनको मार्केट एब्जॉर्ब करने को तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन वो स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। और मैंने कई स्टूडेंटों को देखा है कि वो इंजीनियरिंग करने के बाद टैली का काम सीख रहे हैं, कहीं अकाउंट्स का काम सीख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो डिसीजन आप 10वीं क्लास के बाद लेते हैं, किसी की देखा देखा में नहीं लेना चाहिए। ना ही आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किसी को बताऊंगा मैथ साइंस ले रहा हूं तो मेरी वाहवाही होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप 10वीं क्लास में आप भरपूर समय दीजिए और समय देने से पहले आप अपना खुद का इंटरव्यू लीजिए। खुद का इंटरव्यू इसलिए लीजिए क्योंकि आपको समय यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या काम करने में अच्छा हूँ। अगर आप ये पता लगा लेते कि मैं क्या काम करने में अच्छा हूँ, तो अगला आपका पैरा होना चाहिए क्या मैं वो काम करने में खुश रहूँगा। यदि मैं खुश रहूँगा तो आपका 2 स्टेप यहाँ क्लियर हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि जो कैरियर का मैं चुनाव करने जा रहा हूँ या जो मैं सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ उसका भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर्स क्या है, उसमें सीखने की क्षमताएं क्या है, मार्केट उसका रिसर्च कैसे करेगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप 10वीं क्लास में एग्जाम दे के पास होने वाले हैं या आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप दोस्तों के बहकावे में किसी की बातों में ना आने से पहले आप जो भी स्ट्रीम चुनना चाहते हैं उस स्ट्रीम के बारे में अंत तक जाइए। अंत मतलब आपको करना क्या है, क्यों आप कॉमर्स लेने जा रहे हैं, क्यों मैथ साइंस लेने जा रहे हैं। मैं कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। मैंने एक दिन न्यू मार्केट गया था तो एक लड़के से जब मोबाइल खरीद रहा था, जैसे मैंने जिक्र किया मोबाइल खरीद रहा था, तो मैंने उससे पूछा और बेटा किस सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं। सर मैंने कॉमर्स लिया है। तो मैंने उससे पूछा आपने कॉमर्स क्यों लिया है, लेकिन वो मेरे को जवाब नहीं दे पाया। तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर युवा अगर अपने आप से प्रश्न करें ना सर, तो 90% युवा को ये पता ही नहीं है कि आखिर उन्होंने स्ट्रीम चुनी क्यों है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये चाहिए कि जो स्ट्रीम वो चुनने जा रहा है उसके बारे में ये पता लगे मुझे करना क्या है। अगर आपने BA लिया है तो आपको मकसद होना चाहिए कि मैं UPSC एग्जाम दूंगा, IAS करूँ, उसी तैयारी करूँगा। अगर आपने BCom लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि BCom के बाद में CA होता है, CMA होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है। अगर इसके अलावा भी बहुत सी सारी चीज़ें होती, जब से GST आया है तब से कॉमर्स के क्षेत्र में रोजगार की असंभावना बन गई। बहुत सारे रोजगार आज की तारीख में अकाउंटेंट नहीं मिल रहे। वजह क्या है? वजह है कि जैसे तैसे स्टूडेंट ने कॉमर्स तो पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं लिया। तो मैं कोशिश कर दूंगा या हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सही से सही कैरियर काउंसलिंग अपनी करें। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अपना कैरियर असेसमेंट टेस्ट करें। तो किसी भी स्ट्रीम का चुनाव करने से पहले आपको बहुत समय देना चाहिए सर जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इतने सारी स्ट्रीम्स आ चुकी हैं, इतनी सारी स्ट्रीम्स में से अपन जब कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में CA के बारे में तो हम सबको पता ही है। CA के अलावा और कौन कौन सी ब्रांचेज और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो एक आदमी कॉमर्स लेकर कर सकता है, और क्या CA बनने के लिए कॉमर्स लेना ज़रूरी है, कोई और तरीके से CA नहीं बन सकते? आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कई स्टूडेंटों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि हमने 10वीं के बाद धोखे से हमने मैथ साइंस ले लिया, हमने कोई और स्ट्रीम चुन ली,
अब हम क्या काम सीए कर सकते हैं या हम सीए जैसा कोई कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएससी के बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। जब उन्हें पता चला कि हमने बीएससी मैथ साइंस वगैरह ले लिए, लेकिन हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या होता है सर, किसी भी चीज़ का चुनाव करना और चुनाव करने के बाद उस पर चलना, और चलने के बाद जब उस काम को आप करने बैठते हैं उसमें हैप्पीनेस होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं आएगी आपका रिजल्ट्स आउटपुट निकल कर बाहर नहीं आएगा। तो जब स्टूडेंट को पता लगता है कि मैंने ये स्ट्रीम चुनाव तो कर लिया है लेकिन मेरी हैप्पीनेस नहीं बाहर आ रही, तो इस कारण कई स्टूडेंट बीएससी के बाद भी वो सीए कर लेते। लेकिन ऐसी कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट को मोर देन 60% एटलीस्ट कम से कम उनको चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। असंभव कुछ नहीं है, हर चीज़ संभव है, लेकिन संभव तभी है जब आप मेहनत करें। अब आप मेरी ही छोटी सी मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैं 5वीं तक ही पढ़ा था। 5वीं के बाद मैंने डायरेक्ट 10वीं की परीक्षा दी थी, और चूँकि मैं लोडिंग ऑटो ड्राइवर की नौकरी करता था, अचानक मैंने मेरे जो सेठ जी थे उन्होंने कहा, मुकेश ये P&L और ये बैलेंस शीट आप डॉक्यूमेंट सीए मनोज खरे को देकर आओ। तो जब हमीदे रोड मैंने पहुंचा उनको कागज़ देने के लिए, तो मैंने देखा एक व्यक्ति बहुत बड़े केबिन बैठे, सोने की अंगूठी पहने, चेन पहने, ऐसा उन्होंने क्या किया है जी। तो मैंने बाहर एक लड़के से पूछा, मैंने कहा साहब वो जो साहब अंदर बैठे हैं वो कौन है? कह रहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने कहा अच्छा, बनते कैसे हैं? उसने कहा सीए कोर्स बहुत कठिन है, और पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। तरह तरह की नेगेटिव बातें उसने मुझसे कही, लेकिन मैंने उसकी हर बात को पॉजिटिव लिया, क्योंकि जो काम जितना बड़ा होता है उसकी मंजिल, उसका सफ़र उतना ही कठिन होता है। उसके बाद मैंने 10वीं की परीक्षाएं दी, 10वीं 12वीं दी, और फिर बीकॉम करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट आया जी। इसका मतलब ये है कि मैंने जब पहली बार किसी सीए को देखा, और सीए को देखने के बाद मैंने सपना बनाया, और सपना बनाने के बाद जब अपना वो कैरियर चुना, तो उस कैरियर को चुनने के लिए मैंने बहुत सारा समय दिया, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस की। जैसे कि दोस्तों आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो ना, एनालिसिस करते हो, उतनी एनालिसिस, उससे ज़्यादा एनालिसिस मैंने अपने कैरियर के लिए की थी। तो दोस्तों आप अगर सच में चुनाव करना चाहते हैं तो आपको अच्छे एनालिसिस की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आप कॉमर्स से सीए करना चाहते हैं तो सीए करने के लिए बहुत आसान है। आपको बीकॉम फाइनल के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इसमें जी, और डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं, सपोज करिए आपने 10th क्लास पास करने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है या मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को सलाह देता हूँ कि आप 10वीं के बाद 11th क्लास में कॉमर्स विथ मैथ्स लीजिए, क्योंकि कॉमर्स विथ मैथ्स इसलिए ज़रूरी है कि मैथ्स जो होती है वो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि हर जगह मैथ्स है। और मैथ्स करने के बाद जब आप 12th में आएंगे तो सीए का फाउंडेशन एग्जाम होता है जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो आप इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। जब आप इंटरमीडिएट में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सीए में कोई कॉलेज नहीं होता है, कोई स्कूल नहीं होता है, तो जो सीए के ऑफिस होते हैं हमारे, वही हमारा ऑफिस होता है, वही हमारा कार्यालय होता है। तो हमें सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सर। यानी आपको इधर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है और उसके साथ आपको क्लास भी करनी है और एग्ज़ाम पास भी करना है। इस तरह आप इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप अगर पास कर जाते हैं तो आप फाइनल में जाते हैं। जब आप फाइनल में आने के बाद पूरे ग्रुप क्लियर कर जाते हैं और आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप पूरी जाती है, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। इस पढ़ाई की एक सबसे बड़ा खास बात यह है कि इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक साथ चलती है, इसलिए जिस दिन आपको डिग्री मिलती है ना सर, उसी समय आपके हाथ में रोजगार आता है। लेकिन स्टूडेंट से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में आप ईमानदार रहें। ऐसा ना करें कि आप ऑफिस ना जाएं और वहाँ पर झूठ मूठ की हाजिरी लगाएं या डमी आर्टिकलशिप करें, तो इससे आपका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि थ्योरी और पढ़ के आप सीए तो बन जाएंगे या आप LLB कर लेंगे, कोई भी प्रोफेशन में चले जाएंगे, डिग्री दीवार पे टंग जाएगी, लेकिन आपको आगे तभी बढ़ाएगा जो आपका ज्ञान होगा। तो ज्ञान पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली होना जरूरी है सर। जी सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, कोई भी काम बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में ज़्यादा बनती है। इंदौर में मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा बनते हैं। सर मैं ये जानना चाहता था, किसी ने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स लेने के बाद अब वो सीए नहीं बन पाया, तो फिर वो अपने जीवन में और आगे क्या कर सकता है? ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीए का एक कोर्स लेते हैं, ड्रीम, जैसे मैंने भी ड्रीम बनाया, ऐसे बहुत से स्टूडेंट ड्रीम बनाते हैं, लेकिन सभी लोग सफल हो जाएं ज़रूरी नहीं है जी। अब उसमें से कुछ लोग क्या होता है असफल हो जाते हैं,
जब असफल हो जाते हैं तो अपने आप के अंदर वो डिप्रेशन का माहौल पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेते हैं और वो ये सोच लगते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी कारणवश, क्योंकि कई बार फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, पारिवारिक इशू हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, कुछ बहुत सारे इशू हो जाते हैं जिसके कारण आप सीए जैसा कोर्स नहीं कर पाते, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी सीए के अंडर में ट्रेनिंग ऑलरेडी कर ली है 3 साल की, तो आप क्या करिए, एलएलबी करिए। आप एलएलबी करके और किसी सीए के अंडर में लग के फिर से एक बेहतर ट्रेनिंग ले लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 3 साल की एलएलबी कर लेते हैं और साथ में 3 साल की अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप एक अच्छे जीएसटी कंसल्टेंट बन जाएंगे। आजकल आपने कई जगह देखा होगा कि बाहर बोर्ड लगे होते, टैक्स एडवोकेट, कर सलाहकार, जीएसटी कंसल्टेंट। अगर आप किसी कारणवश सीए नहीं बन पाए, इसका मतलब ये नहीं आपकी लाइफ खत्म हो गई, आपका कैरियर खत्म हो, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास और भी विकल्प मौजूद हैं। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इटारसी से। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, सवाल पूछिए। सर, मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए? जी, अच्छा, 10th आपका हो गया है, इसके बाद आप स्ट्रीम डिसाइड करना चाहती हैं? किस 12th भी हो गया? किस सब्जेक्ट से हुआ है 12th? अच्छा सीए बनने के लिए। जी, 12th आपका कौन से सब्जेक्ट से हुआ है? जी, बी कॉमर्स से। कॉमर्स से हुआ है। जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। मतलब आपने सोचिए कि आपने जब 10वीं क्लास आप पास हुए थे और उसके बाद आपने 11वीं में जब कॉमर्स स्ट्रीम को चुना, जी, तो शायद आपने उस समय डिसाइड नहीं किया था आपको क्या करना है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अभी देर नहीं गई है, अभी बहुत पास में ही है आप। 12वीं क्लास से आपका कॉमर्स मतलब कॉलेज लाइफ भी शुरू होने वाली है। तो देखिए, मेरा मानना है कि 12th करने के बाद आप सीए फाउंडेशन को ज्वाइन करें, यदि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत अच्छा है। देखिए सर, किसी भी कोर्स को जनरली क्या होता है, कॉमर्स करने के बाद 3 स्ट्रीम्स हमारे सामने आती हैं जो हायर प्रोफेशन में कहलाती हैं। एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा होता है कंपनी सेक्रेटरी और तीसरा होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 स्ट्रीम हमारे सामने आती है। इसके बाद और भी स्ट्रीम है जिन पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये मेन 3 स्ट्रीम हमारे सामने आती है। और स्टूडेंट को यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने कॉमर्स तो ले लिया, लेकिन हमें करना क्या है, कि हम सीए करें, हम सीएस करें या सीए में करें। तो सब मैं यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट को सलाह देता हूँ कि यदि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मज़ेदार है, यानी आपको अकाउंटिंग का काम करने में मज़ा आता है। देखिए, हर स्टूडेंट का टेस्ट अलग अलग होता है सर। आपका स्वाद अलग है, मेरा स्वाद अलग है। हम दोनों अगर कॉमर्स से पढ़े हैं तो हो सकता है आपका थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा हो और मेरा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पोर्शन पसंद हो। तो मैडम, यदि आपका अकाउंटिंग पोर्शन बहुत अच्छा है और आपको खाता बही बनाना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मज़ा आएगा तो आप ज़्यादा सफल होंगे, आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे और ज़्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। तो यदि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत अच्छा है, आपको अकाउंट करने में मज़ा आता है, आपको खाता भी लिखने में मज़ा आता है, तो मैं चाहूँगा कि आप सीए की तरफ रुझान करें। क्योंकि सीए क्या होता है, पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग बेस्ड होता है। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल दें तो एक कंपनी होती है बहुत बड़ी, सपोज करिए उस कंपनी का करोड़ों का टर्नओवर है, तो एक पर्टिकुलर डेट पे हमको उस कंपनी के बारे में ये बताना पड़ता है कि ये 31 मार्च को इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका स्टेटस क्या है, क्या ये लिक्विडेशन में तो नहीं जा रही, क्या ये कैश क्रांच में तो नहीं है, ये भरपूर तरह से लाभ कमा रही है, कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। तो ये काम पूरा का पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। और यदि मैडम आपका थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा है, किसी किसी को थ्योरी बहुत अच्छी लगती है और उसको लॉ की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, उसे कानून की जानकारियाँ बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सलाह देता हूँ कि वो कंपनी सेक्रेटरी की तरफ जाएं। कंपनी सेक्रेटरी में भी वही सिलेबस जो सीए में है, लेकिन फर्क इतना है कि कंपनी सेक्रेटरी में थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसका कोई भी मालिक नहीं होता, जैसे हम जानते हैं, क्योंकि उसके मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो जो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने अपनी पूंजी उस कंपनी में लगाई है, तो उस कंपनी में जिन्होंने पूंजी लगाई है, तो एक कंपनी सेक्रेटरी का ये काम है कि उनकी पूंजी की हितों की रक्षा करे, उनको डिविडेंड दे, मीटिंग करें, कहीं किसी प्रकार कोई बलगरी तो नहीं हो रही, ये सारा का सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का है। तो यदि मान लीजिए आपका थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा है, आपको लॉ करने में मज़ा आता है, तो आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहिए। क्योंकि आजकल एक बहुत अच्छा नियम भी आ गया है कि यदि 5 करोड़ की कैपिटल से ऊपर वाली कोई कंपनी होती है तो उन्हें कंपलसरी एक सीएस को रखना, यानी इस क्षेत्र में अपार संभावना है सर। कंपनी सेक्रेटरी में आज की तारीख में हर कंपनी को, क्योंकि आजकल आप जानते हैं 5 करोड़ की पूंजी होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसी कंपनी में आजकल कंपनी सेक्रेटरी की एक रिक्वायरमेंट है फुल टाइम। इसके अलावा आप चाहें तो अपना कारोबार भी कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोलकर
जो सेक्रेटरियल ऑडिट होते हैं, जी। सचिवालय का ऑडिट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है सर CMA, जी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कुछ लोगों को कॉस्टिंग में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी काम करेंगे कॉस्टिंग पहले निकालेंगे। यदि मैं MP नगर तक जाऊंगा तो मेरी क्या कॉस्टिंग आएगी, यदि मान लो मैं मोबाइल खरीदता हूं तो उसको रखने का क्या कॉस्टिंग आएगी। तो ऐसे लोग जो कॉस्टिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट बना है। किसी भी कंपनी में एक प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, सपोज एक बिस्कुट का पैकेट है, अगर बिस्कुट का पैकेट 2 रुपये का बन रहा है जी तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कि वो 2 रुपये की कॉस्टिंग को पूरा मैनेज करे और सेम क्वालिटी में, सेम प्रोडक्ट में हम और कम कीमत करके कैसे उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। ये सारा का सारा काम एक कॉस्ट अकाउंटेंट का है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कि कॉस्टिंग में बड़ा मजा आता है तो मैं अक्सर उनको सलाह देता हूं कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ जाएं। एक कॉस्ट अकाउंटेंट की रोजगार संभावना बहुत असंभव है, क्योंकि आज की तारीख में BHEL, कोल माइनिंग कंपनी, NCL, HCL, हर जगह कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए। मैं ऑडिट करने गया था NCL में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, VK शर्मा जी बंगाल से। जी सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। जी सर हम बच्चों को जब बताते हैं, आजकल इतना ज्यादा करियर का वेरिएशन हो गया है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताते हैं, मार्केट में बहुत सारा नया चीज आ जाता है विद डिफरेंट सेक्शंस एंड एंगल। जी जी तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। जी 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 सर, मार्केट जैसे चेंज होता रहता है, कभी हम देखते हैं कि कोई एक चीज़ ट्रेंड में ज़्यादा चल रही है। पहले एक ज़माना था, सब कहते थे कि इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। फिर एक ज़माना आया कि नहीं, इंजीनियर अब बहुत हो गए, अब हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। तो आने वाले वक्त का ट्रेंड क्या है? देखिए सर, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को परेशानी में देखने में मज़ा आता है। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि वो अपनी तकलीफ़ों को, अपनी खुशी को नहीं देखें, वो पड़ोसियों की पहले चिंता करेंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट की परेशानी यही है कि वो कैरियर को चुनाव करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। जबकि कैरियर को चुनाव करने के लिए उनका खुद का इंटरव्यू लेने की आवश्यकता है कि उन्हें करना क्या है। क्या होता है सर, बीच में कुछ दिन पहले आपने देखा था रियल एस्टेट का कारोबार, हर व्यक्ति रियल एस्टेट की तरफ घुसा जा रहा है, हर आदमी बिल्डर बना जा रहा है, हर आदमी कंस्ट्रक्शन की तरफ। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि हमारे इंडियन के लोग बहुत सारे फॉलोवर बनते हैं। अरे आप फॉलोवर मत बनिए ना, आप ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। जो कैरियर आपने चुनाव कर लिया है वही फाइनल है। दूसरी बात सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने कोई भी कैरियर को चुनाव किया है ना, वो लॉन्ग टर्म स्थायी नहीं होता है। हर क्षेत्र यानी 10 साल 5 साल के बाद उसमें वेरिएशन आता है। तो जब वेरिएशन आता है तो आप, अगर मान लीजिए मैं CA हूँ, आज GST आ गया, सिस्टम्स आ गए, AI टेक्नोलॉजी आ गई, क्रिप्टो करेंसी आ गई, ये ढेर सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई। अब मैं अपनी पढ़ाई को, अगर मैं ये मालूम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, तो मैं अच्छा काम नहीं कर सकता। तो हमें हर 10 साल में, हर 5 साल में अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने कॉमर्स ले लिया है CA प्रोफेशन में तो ये आपके लिए सब कुछ हो गया, या आपने MBBS कर लिया है तो आप डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। हर दिन टेक्नोलॉजी नई आ रही, हर दिन नई बीमारी आ रही, हर दिन नई रिसर्च आ रही है। तो ऐसे हमने अपने आप को ही बार बार ढालना पड़ता है सर। आपने कॉमर्स लिया है तो आप बार बार अपने आप को रिफाइन करते रहिए। आप CA प्रोफेशन में अपने आप को बार बार रिफाइन करिए। पर डे आप सोचिए, पर डे नया क्या है, हर दिन नया है, ये आपको विचार करते रहना पड़ेगा सर। जी सर ने हमें बताया कि हमें खुद को अपडेट करके रखने की बड़ी आवश्यकता है। जब हम खुद को अपडेट रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग एकदम स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सरसाइज के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में। फिट है तो हिट है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश राजपूत जी। सर, हम बातचीत कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में, CA के बारे में। सर, कोई भी स्टूडेंट जब 10th में या 12th में अपने जीवन का एक गोल निर्धारित करता है तो उन्हें कौन से बिंदुओं पर विचार करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इस पर जवाब देने से पहले एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि दुख इस बात का नहीं
कि हम गोल अचीव नहीं कर पाए। जी। दुख इस बात का नहीं कि हम गोल अचीव नहीं कर पाए, दुख इस बात का कि हम गोल ही नहीं बना पाए। जी। तो दोस्तों, गोल अचीव नहीं किया इसका दुख मत मनाइए, बल्कि ये सोचिए कि आपने अपना गोल बनाया है कि नहीं बनाया है। जी। यदि आपने गोल नहीं बनाया है तो इसी वक्त आप शुरू हो जाइए और एक पेन कॉपी उठा लीजिए और उसमें कुछ पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए सर। जी। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप जो कैरियर का चुनाव करने जा रहे हैं, आप जो कुछ भी सीखना जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये सोचिए कि आप उसमें कुछ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सीखना है सर। यानी ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, उनके पास कोई टेक्निकल जानकारी नहीं होती, लेकिन वो पहले पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा। नहीं, सबसे पहले जो भी आपने सोचा है, जैसे मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि जब मैं सीए का कोर्स ज्वाइन करने आया था, उससे पहले मैं ड्राइवर था। तो मुझे वहाँ पर 4,000 रुपये मंथली मिला करता था। मैंने उस पैसे को, उस नौकरी को छोड़ा, और छोड़ने के बाद मैं किसी सीए के पास गया। मैंने कहा सर मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, और उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी सबसे पहले मैंने वहाँ डिसाइड किया था कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे ये चीज़ सीखना है, ये करना है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाता है। दूसरा बात, जो आप कैरियर का चुनाव करने जा रहे हैं, क्या उस कैरियर चुनाव करने में जो आप सीखेंगे उससे आपका लर्निंग होगा और उसका इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। ये बहुत खास बात है। अगर आपने उस कैरियर को चुना है जहाँ पर कि आप लर्निंग नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, या बहुत से मैंने एम्प्लॉयज़ को देखा है, किसी कंपनी के वर्कर्स को देखा है जो बस काम करे जा रहे हैं। अरे काम करे जा रहे हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ प्रोग्रेसिव, वो भी तो जरूरी है। तो आपको सेकंड पॉइंट में ये देखना है जो हम सीखने जाएंगे या सीखने जा रहे हैं या कर रहे हैं, क्या उसमें लर्निंग इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो एक्सपेक्ट मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो फ्यूचर को देखे कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, जिस कैरियर का मैंने चुनाव किया है या जो मैंने फाइनल डिसाइड किया है, इससे मैं समाज का क्या काम कर पाऊंगा, समाज से इसका क्या भला होगा और समाज से इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। और चौथे पॉइंट पर उसको ये सोचने का विचार होना चाहिए कि जो कैरियर मैंने चुना है या जो काम मैंने सीखा है, जो मैं सीखूंगा, उससे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में उल्टा हो रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट को पहले पे ही चले जाते हैं कि मैं सीए ज्वाइन करूंगा या मैं फलाना कोर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। नहीं दोस्तों, आपका जो पसंदीदा कैरियर का चुनाव है ना, वो मनी से डिसाइड नहीं होता है, वो आपके पसंद से डिसाइड होता है, आपकी शौक से डिसाइड होता है। आपने अगर ये सोच लिया है कि मुझे ये करना है, चाहे कुछ मिले या ना मिले। सेकंड पॉइंट में आपने उसके बारे में देख लिया, थर्ड में आपने देख लिया समाज के बारे, चौथा जब आपने पैसे के बारे में सोचा, तो यकीन माना दोस्तों, जब आप सीख कर बाहर निकलेंगे ना, तो आपका इतना सारा पैसा होगा, ढेर सारा पैसा होगा। तो कैरियर का चुनाव करते समय मेरा मानना है आप 4 एस्पेक्ट पर जरूर विचार करें। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप एक कॉपी पेन लें और उसमें आप सबसे पहले ये लिखें कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। देखिए सर, इंटरेस्ट जो होता है समय समय बदलता रहता है। यानी आज आपने किसी डॉक्टर को देखा तो हो सकता है आपके अंदर डॉक्टर बनने का सपना जाग जाए। आपने किसी सफल एक्ट्रेस को देख लिया या कोई, अरे ये तो बहुत अच्छा एक्टर लग रहा है, आप एक्टर बनने के सपने में जाए, ऐसा नहीं। आपका जो इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट कागज में लिख लीजिए सर। कागज में लिखने के बाद आप उसमें से चुनाव करिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है करना, है ना सर। जब आपने ये चुनाव कर लिया कि इसमें से मुझे ये करना अच्छा लगता है, फिर आप ये डिसाइड करें कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इस काम से कितनी खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने घर वालों ने, वो 3 इडियट्स की मूवी मुझे याद आती बहुत अच्छी तरह, कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसको पिताजी ने उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई में डाल दिया। तो वो फादर के पास जाके यही बोलता था जाके कि पापा अगर मैं इंजीनियर बन भी जाऊंगा तो मैं उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो मजा ही नहीं आ रहा, मुझे शौक ही नहीं है वो। तो वहां पर उसके फादर ने फिर उसको एक कैमरा ला के दिया था, जहां तक कि मैंने वो फिल्म देखी थी। तो दोस्तों, आपको ये भी डिसाइड करना है कि जो आपने चुनाव किया है उसमें आप खुश रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर आपने ये देख लिया खुश रहेंगे, तो आपका थर्ड एक्सपेक्ट आता है कि इसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। सर, हम इस विषय पर बातचीत जारी, आदर्श स्थापित करके गया। सर, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कम शब्दों में कि वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे जो इस वक्त सीए की तैयारी कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स दीजिए। आपने बहुत अच्छा बात पूछी है, मैं उसका कम शब्दों में आपको बताऊंगा सर। ज़्यादातर देखिए, आप भी स्टूडेंट रहे, मैंने पढ़ाई की है, तो दोस्तों मैं आपसे आज एक बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, सपोज कीजिए आपने इनकम टैक्स का कोई चैप्टर उठाया पढ़ाई करने के लिए,
तो इनकम टैक्स के कोई चैप्टर उठाए और अंदर जाके आप पहुंचते कैपिटल गेन। जी। तो आप जब हेडिंग पढ़ते हैं, शीर्षक जो उसका हेड होता है, उस हेडिंग पर कम से कम आप 20 मिनट तक रुकिए उस हेडिंग पर, क्योंकि उस हेडिंग के बारे में आप डिफरेंट एनालिसिस करें। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, कोई एसेट होती है, कोई लायबिलिटी, मतलब जो भी आप सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई का कोर्स कर रहे हैं, आपको उस शीर्षक पर, उस मुख्य शीर्षक पर, उस हेडिंग पर कम से कम 20 मिनट रुककर आप उसके बारे में एनालिसिस ही करते रहें। अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानना सर दोस्तों, आपको उस चैप्टर की बहुत अच्छी गहन अध्ययन हो जाएगा। और देखिए, मैं आज भी, पहले भी आप सभी से कहता हूँ, हर दोस्तों से कहता हूँ, और सेमिनार में कहता हूँ, और स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप कभी भी रटे नहीं, उस चीज़ को समझें। अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया तो वो ताउम्र आपके याद रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारत की नई शिक्षा नीति जो लागू हो चुकी है, ये जो हमारी, जो आज तक की जितनी भी हमारी पढ़ाइयाँ हैं, उन पढ़ाई का कहीं ना कहीं हमारे पास व्यावहारिक इस्तेमाल भी होता है। जी। अगर आप पढ़ाई करते समय उनका व्यावहारिक इस्तेमाल लिंक कर पाते हैं तो आपकी पढ़ाई में वाकई में बहुत धमाकेदार हो जाएगा। और दोस्तों, एक टिप्स और देना चाहता हूं जाते जाते, वो ये देना चाहता हूं कि आप जब भी सोने जाएं, सोने से पहले आप कम से कम आधा घंटे पहले आपका मोबाइल साइड में रख दें और बढ़िया ठंडे पानी से पाँव धोएं और उसके बाद अपने बिस्तर पर चले जाएं और दिन भर उल्टे क्रम में जो आपने काम किया है, किससे मिले हैं, किससे बात हुई, कौन से कपड़े पहने, क्या पढ़ाई की, वो सारा का सारा उल्टा क्रम में अगर आप रिवीजन करेंगे दिमाग में, तो मेरा दावा है 30 दिन के अंदर आपकी मेमोरी ड्रास्टिक चेंजेस आएगा और आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी सर। जी, धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिया। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।